आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वाहन प्रदूषण के लिए वैकल्पिक समाधान है। तो ये एक तो हाइब्रिड वाहन है, दूसरा जैव डीजल वाहन है, सीएनजी और मिथेनॉल सभी जो है वैकल्पिक समाधान है। आंसर डी हो जाएगा। अगला तो सूची दी हुई है और हमें मिलान करना है। पहला एक्टिवेटेड स्लज, इसमें क्या होता है, वायवीय जीवाणु के उपयोग से गंदगी उपचार यानी ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा इंसिनरेशन क्या होता है, तो दहन के द्वारा कचरा प्रबंधन किया जाता है। जब कचरे को जलाया जाता है तो इंसिनरेशन कहलाता है। और ट्रिकलिंग फिल्टरिंग क्या है, इससे क्या होता है, ये एक तरह से बहुत सस्ती और नेचुरल प्रोसेस है। कंकड़ चट्टानों आदि की सहायता से घरेलू गंदगी और इंडस्ट्रियल कचरे का उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें सत्य कथन देखना है जो सही है। पहला कह रहा है कि ई कचरा जो ई वेस्ट है किससे होता है, तो उपयोग किए गए बैटरी की कचरे और मोबाइल इत्यादि से आता है। ये सही है। दूसरा कह रहा है जापान में जो इटाई रोग है, इटाई रोग कैडमियम पॉल्यूशन के कारण उत्पन्न होता है। ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन वयस्कों में बहरेपन के अलावा स्वभावजन विकार और तंत्रिका रोग भी उत्पन्न कर सकता है। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि जीवाणु और कवक की सहायता से ठोस कचरे का खाद और बायोगैस में परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ वायरस का यूज नहीं किया जाएगा। वायरस जो है विखंडित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि एक आपूर्ति है, संग्रहण है, वर्गीकरण है, पृथक्करण है और पुनर्संस्करण। इसकी ये 5 चरण है। इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो यह प्रक्रिया प्लास्टिक रिसाइकिल से संबंधित है। मतलब पहले आपूर्ति की जाती है, फिर उनका कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन स्टोर बने हुए हैं जगह जगह, फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद पृथक्करण किया जाता है और पृथक करने के बाद अंतिम चरण रिसाइकलिंग होता है। अगला फिर मिलाना है। कह रहा द्रवीभूत नितल गैसीकरण, ये कैसे होता है, लकड़ी से ईंधन गैस में होता है। फिर शीशे से बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता उत्पन्न हो जाती है। जल में अगर कैडमियम है तो यह विद्युत लेपन इंडस्ट्री से यूज होता है, उपयोग किया जाता है। और अगर सफ़ेद फेफड़ा है तो ये एक डिजीज होती है, ये वेस्ट इंडस्ट्री में रहने से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्टिकुलेट जैसे तत्व जो वायु प्रदूषक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पार्टिकुलेट मैटर 2 प्रकार के होते हैं, एक PM10 होता है और एक 2.5 होता है, जिसमें 2.5 अधिक हानिकारक होता है। तो पहला कह रहा है, हमें गलत कथन देखना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि 10 माइक्रोन से छोटे आकार के पार्टिकुलेट रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी RSPM कहलाते हैं। सही है, क्योंकि यह सांसों के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। दूसरा पार्टिकुलेट गैस या द्रव अणुओं की अपनी सतह पर जमा करके सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन कर विजिबिलिटी कम कर देता है और ये बादल वर्षा एवं हिम बनकर जलवायु को भी प्रभावित करता है। ये भी सही है। अगला कह रहा है ये फेफड़े में बेधन तथा फेफड़ों के ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर मनुष्य के फेफड़े को दुष्प्रभावित करता है। इससे ब्लैक लंग्स, जिसमें ये कहाँ होता है, जहाँ कोल माइन है और कोयले में खान करने वाले लोग हैं वहाँ ब्लैक लंग डिजीज होती है। दूसरा सिलिकोसिस, ये सिलिकस है और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि इनका प्रभाव मनुष्यों और पदार्थों पर पड़ता है,
लेकिन पादपों पर नहीं पड़ता तो ये गलत हो जाएगा। सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान अधिकतर खबरों में रहता है, इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है कि गंगा नदी की गुणवत्ता क्वालिटी में वृद्धि के लिए 1985 से 86 में यह आरंभ किया गया। सही है। इसका पहला फेज 1985-86 में शुरू किया गया। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का टारगेट सीवेज ट्रीटमेंट हाउस स्थापित कर गंगा में पहुंचने वाला अपशिष्ट का दिशा परिवर्तन करना है। दूसरा, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है और सौदाह गृहों की स्थापना करना है। कम लागत के स्वच्छता प्रबंधन एवं नदी का विकास करना था। ये भी सही हो जाएगा। फिर करा जन जागरूकता और जन भागीदारी, अवेयरनेस एंड पीपल पार्टिसिपेशन की मुख्य भूमिका समझी गई है। ये भी सही है। फिर कह रहा कि गंगा की सहायक नदियों जो ट्रिब्यूटरीज है में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान सेकंड फेज शुरू किया गया। तो ये 1988 में नहीं, 1993 में फेज सेकंड शुरू किया गया था। तो जो गंगा एक्शन प्लान है, गंगा नदी की साफ सफाई के लिए और उसके तटबंधों की सुरक्षा के लिए 1985-86 में पहला फेज शुरू किया गया था। 93 में सेकंड फेज शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है, घरों से या इंडस्ट्री से जो भी पानी गंगा नदी में आकर छोड़ दिया जाता था कानपुर जैसे शहरों से, तो उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। साथ ही वहाँ रहने वाले बायोडाइवर्सिटी को भी बचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जन जागरूकता और पीपल पार्टिसिपेशन भी किया जाएगा, क्योंकि इनके सहायता के बिना गंगा नदी को साफ नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 से संबंधित, इससे होने वाले प्रदूषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें देखना। पहला कह रहा है यह कुल वायुमंडलीय प्रदूषकों का 50% है, जितना वायुमंडल प्रदूषण होता है उसका 50% है। सही है। दूसरा कह रहा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राकृतिक स्रोत पशु हैं, तो इसका प्राकृतिक स्रोत पशु नहीं है। इसमें ज्वालामुखी उद्गार है और अन्य पर्यावरणीय कारक होते हैं, न कि पशु। पशु तो जो है कृत्रिम स्रोत हो गए। दूसरा, CO के कृत्रिम स्रोतों में इंडस्ट्री आ जाता है, वाहन, रसोई घर और सिगरेट से निकलने वाले धुएं हैं। ये भी सही है। इसके उच्च स्तर के कारण जब CO का कंसंट्रेशन होता है तो बेचैनी होने लगती है, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द आना, क्योंकि CO2 जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ये भी सही हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो ये क्षोभ मंडल में प्रकाश, रासायनिक क्रिया, ज्वालामुखी, वनों में आग लगना और अन्य प्रकार के दहन से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है कि कोयला आधारित विद्युत प्लांट सहित औद्योगिक अपशिष्ट। ये भी सही है। फिर कह रहा शिल्पकारी और लघु स्वर्ण खादानें, क्योंकि इनका उपयोग अयस्क से स्वर्ण पृथक्करण में होता है, यहाँ से भी पारा प्रदूषण होता है। फिर है CFL जो घरों में बल्ब यूज किया जाता था, इसको कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं, फुल फॉर्म है। सहित कुछ फ्लोरेसेंट लैंप और कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप से भी पारा प्रदूषण होता है। ये भी सही है। बैटरिया और दांतों में भरने का जो मिश्रण होता है, इसमें भी पारा प्रदूषण होता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए हैं और बीमारियां हैं एक प्रकार से, और इन बीमारियों का कारण है। हमें देखना कि कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है जो लोग सूती रेशा इंडस्ट्री में कार्य करते हैं और कार्यस्थल पर श्वसन के माध्यम से धूल कण ग्रहण करते हैं, उनके स्वास्थ्य को जोखिम होता है। कथन तो सही है। कारण कह रहा है ऐसे लोगों को ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है,
तो ये ब्लैक लंग नहीं होता, वाइट लंग डिजीज होता। कारण सही हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, ये कथन है। कारण क्या है? ऐसे लोगों को वाइट लंग डिजीज होने का खतरा रहता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तीसरा कह रहा कि हाइड्रोकार्बन के अत्यधिक संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, ये कथन है। फिर कह रहा कि इसकी उच्च सांद्रता कैंसरकारी कार्सिनोमा प्रभाव होते हैं, अर्थात इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। कारण भी सही है और कथन भी सही है। अगला कह रहा कि अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होती है मुख्य रूप से नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड का परिणाम होता है। कारण क्या है? पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ये क्रमशः नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कारण सही है और कथन भी सही है। अब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये द्वितीय प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, प्राथमिक प्रदूषण में नहीं आएगा, क्योंकि यह अभिक्रिया करते हैं। और जो प्रदूषण अभिक्रिया नहीं करते, पहले ही फेज में प्रदूषण फैलाते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषण होते हैं। और वही प्राथमिक प्रदूषण जब अभिक्रिया करता है और नया यौगिक बनाता है, नया पॉल्यूशन बनाता है, तो उसे द्वितीयक पॉल्यूशन कहते हैं। आंसर क्या? कि जो लोग सूती रेशे के उद्योग में काम करते हैं और श्वसन से रेशे कण होते हैं प्राप्त अंदर चले जाते हैं शरीर के, तो उनसे बाइसिनोसिस बीमारी होती है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही जो लोग कोयला खानों में काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है। अब एक कथन है कि रेडियो एक्टिव जो रिएक्टर में विद्युत रिएक्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किया जाता है, उसके बारे में कह रहा कि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का लंबे समय तक क्षरण नहीं होता, इसकी अर्धायु होती है। ठीक है, ये तो कथन है। कह रहा निम्न से कौन सा रेडियो अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? यहाँ विधियाँ दी गई हैं, हमें देखना कि कौन सा निस्तारण की विधि नहीं है। पहला कह रहा है कि भूवैज्ञानिक निस्तारण, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट को जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में गाड़ दिया जाता है, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा अंतरिक्ष निस्तारण, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट का अंतरिक्ष में निस्तारण किया जा सकता है, मतलब कि स्पेस में भेज दिया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह लंबे समय तक क्षरण नहीं होता, तो स्पेस में भी इसका क्षरण नहीं होगा, वहाँ भी यह प्रदूषण फैलाएगा। या विस्फोटक होता है तो वहाँ विस्फोटककारी एक्टिविटी भी कर सकता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाए। अब तीसरा कह रहा है कि रूपांतरण यानी कन्वर्ट कर देना, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट को गैर हानिकारक पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। दूसरा रीयूज पुनर्उपयोग, अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ का पुनर्उपयोग करने से कम रेडियो एक्टिव अपशिष्ट बनता है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर बी गलत होगा, ये भी सही होगा। जब हम रेडियो एक्टिव पदार्थ को स्पेस में भेजते हैं तो स्पेस अपशिष्ट पृथ्वी के वातावरण में ही मुक्त हो सकता है, स्पेस पहुंचने से पहले, या फिर स्पेस में जाकर ही वहाँ प्रदूषण फैला। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? पहला कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड सही है। दूसरा कह रहा सल्फर की ऑक्साइड, ये भी सही है। तीसरा कह रहा ओजोन, ओजोन नहीं होगा। फिर कह रहा पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी नहीं होगा। आंसर 1 और 2 हो जाए। प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो जो प्रदूषण सीधे मानवीय गतिविधियों के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें
प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। दूसरा द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? जो प्राथमिक प्रदूषकों के समान वायुमंडलीय यौगिकों के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पन्न होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया और पार्टिकुलेट पदार्थ, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जबकि ओजोन, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कथन है, इस पर सहमति बनी कि विगत यानी पिछले वर्षों में ग्लोबल डिमिंग की प्रवृत्ति उत्क्रमित रिवर्स हुई है। इसमें निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो ग्लोबल डिमिंग का मतलब है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग में जो है जलवायु का वातावरण का तापमान बढ़ता है, और ग्लोबल डिमिंग में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो कह रहा है इसका योगदान सबसे अधिक योगदान रहा तो एरोसॉल के उपयोग में कमी लाने सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न हैं। ये सही है। अगर वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल डिमिंग नहीं होगा। दूसरा, वर्षण भी होगा तो भी ग्लोबल डिमिंग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कारक जो है ग्लोबल वार्मिंग के हैं। तो पिछले वर्ष में ग्लोबल डिमिंग की प्रवृत्ति विपरीत हुई है। ग्लोबल डिमिंग में सहायक प्रमुख कारकों में एरोसॉल जो होते हैं इनका उपयोग था। सरकारों द्वारा एरोसॉल के उपयोग में कमी लाई गई, जिससे ग्लोबल डिमिंग की प्रवृत्ति विपरीत हुई है। फिर कह रहा है कि उपयोग में लाने योग्य ताज़ा जल प्राप्त करने की निम्नलिखित तकनीकों में से किस तकनीक में मृदा, पादप और सजीवों में हानिकारक रसायन मुक्त करने जैसी गंभीर कमी है? तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा तकनीक है जिससे मृदा, पादप और सजीवों में हानिकारक रसायन मुक्त नहीं होता, सबसे कम होता है। तो एक जो क्लाउड सीडिंग है, जिसे हम मेक बीजन कहते हैं, इससे सबसे कम होता है। अब जैसे बिलवड़ीकरण है, बिलवड़ीकरण में क्या होता है कि जो समुद्र का नमक है वो पीछे रह जाता है और वही समुद्र में छोड़ दिया जाता है, तो समुद्र में नमक की सांद्रता बढ़ जाती है, लवणीकरण होता है। दूसरा, भूमिगत जल के अतिरिक्त दोहन, जब अधिक जल निकाल लिया जाता है से जो जल स्तर है में कमी आ जाती है। और क्लाउड सीडिंग का गंभीर दुष्प्रभाव यह है कि मृदा, पादप और सजीवों पर हानिकारक रसायन मुक्त करता है। किसी भी एक जो स्थान है वहाँ जब क्लाउड सीडिंग की जाती है तो वहाँ जो भी पोल्यूशन होता है वो इनके जरिए आ जाता है और यह मृदा, पादप और सजीवों को नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छिड़का जाता है और ये संघनित होके जो है वर्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें सही कथन देखना है। करा कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और मनुष्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह हीमोग्लोबिन को ऊतकों में ऑक्सीजन मुक्त करने से रोक देता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और इस कारण हाइपोक्सिया हो जाता है। ये सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और जो थक्का जमा देता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होता और अंत में डेथ हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि मनुष्य में होने वाला ब्लैक फुट डिजीज शीशे के कारण होता है। ये गलत है, ये आर्सेनिक के कारण होता है। अगला कह रहा है कि मनुष्य में ब्लैक लंग रोग खननकर्ताओं में होता है, जबकि व्हाइट लंग वस्त्र उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में होता है। ये भी सही है। ब्लैक लंग जो माइनिंग जोन है वहाँ होता है और व्हाइट लंग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ हो। तो मनुष्य में होने वाला ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कण
विशेषकर निलंबित कणीय पदार्थ जो 10 माइक्रोन के आकार से छोटे होते हैं। ये कण मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इन कणों में निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? पहला कह रहा है कि कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है, सही है। दूसरा, सिलिकोसिस हो जाता है, सिलिका से सिलिकोसिस हो जाता है। और ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि बच्चों में मानसिक मंदता, तो ये निलंबित कण से नहीं होता, ये लेड के कारण होता है, गलत हो जाएगा। तो बच्चों में मानसिक मंदता जो है शीशे के कारण होता है। अधिकतर पेपर में पूछा जाना क्वेश्चन है कि ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि यह संगमरमर का कैंसर है। ताजमहल कहा जाता है कि ताजमहल को संगमरमर का कैंसर हो गया है, जो इसे पीला रंग दे रहा है। यह किस कारण हो रहा है? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और निलंबित कणीय पदार्थ, जो द्वितीय पॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में सम्मिलित है? पहला कह रहा ओजोन, सही है। दूसरा, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन, ये भी सही है। और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी सही है। ये तीनों प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में काम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूशन है, जबकि प्रकाश धूम कोहरा द्वितीयक वायु प्रदूषक है, जिसका निर्माण ओजोन, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कि हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्य स्रोत जलीय आवासों में क्षयमान वनस्पति और प्राणी पदार्थ हैं, सही है। दूसरा कह रहा है सल्फर के झरने, ज्वालामुखी उद्गार, कोयला खनन और सीवर भी हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कैंसर उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक है। तो ये कैंसर उत्पन्न नहीं करता, इससे सिर दर्द वगैरह होता रहता है, ये गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा। निम्न सांद्रता पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सिर दर्द, वमन, कोमा और श्वसन तंत्र को असंतुलन कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? पहला कोहरा कह रहा है, ओजोन, कैडमियम और पारा, सीसा। तो आंसर ए होगा कोहरा, ये वायु प्रदूषण नहीं है, बाकी सब वायु प्रदूषक हैं। तो ओजोन दो स्तर पर पाए जाते हैं, एक धरातलीय ओजोन होता है, दूसरा समतापमंडलीय ओजोन होता है। तो धरातलीय ओजोन जो है प्रदूषक का काम करता है, और जो समतापमंडलीय ओजोन होता है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है। धरातलीय ओजोन को क्षोभमंडलीय प्रदूषण भी कहते हैं। यह पृथ्वी के सतह के निकट दिन के प्रकाश में परावैंगनिक किरणों की क्रिया के कारण होता है। वायु में आंशिक मात्रा में उपस्थित कैडमियम और सीसा भी वायु प्रदूषण के कारक हैं। कोहरा की बात की जाए तो यह एक प्रकार का बादल होता है जो पृथ्वी के धरातल के निकट होता है और जिसमें जल बूंद या वायु में निलंबित हिम रवे होते हैं। यह वायु प्रदूषक नहीं होता, लेकिन धुएं के साथ मिलकर यह धूम्र कोहरा बना लेता है। जब कोहरा धुएं के साथ मिलता है तो धूम कोहरा बना लेता है, तब यह वायु प्रदूषक होता है। लेकिन अगर सिर्फ कोहरा है तो वायु प्रदूषक नहीं होगा, लेकिन जब धूम्र कोहरा हो जाएगा तो वायु प्रदूषण होगा। अगला कह रहा है कि फ्लाई ऐश एक वायु प्रदूषक है। फ्लाई ऐश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहले फ्लाई ऐश जान लेते हैं। फ्लाई ऐश
जो हमारे पावर प्लांट होते हैं और ईंट भट्टे प्लांट होते हैं, जो वहाँ से जो राख निकलती है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। तो कह रहा कि जो फ्लाई ऐश है ये फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। सही हो जाएगा, जब हम फ्लाई ऐश को खेतों पे डाल दें तो फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा, यह भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है। दूसरा ये भी सही है। और कह रहा कि तापीय विद्युत ग्रहों में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भी सही है। और यह मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो अगर ये पैदावार में वृद्धि करता है, मतलब कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, तो इससे मरुस्थलीकरण नहीं होगा। चौथा गलत हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फ्लाई ऐश जो है मरुस्थलीकरण का बहुत बड़े कारणों में नहीं है। यह दहन की बाद की प्रक्रिया के बाद निर्मित अवशिष्ट में से एक है और महीन कणों से युक्त होता है। इसके कण बहुत महीन होते हैं, माइक्रोन में होते हैं। कोयला के दहन के दौरान यह उत्पन्न होता है। जब कोयला को जलाया जाता है तभी यह उत्पन्न होता है। इसे एक तकनीक है विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक तकनीक के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं? पहला तो निर्माण उद्योग में किया जाता है, जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट को यह रिप्लेस कर सकता है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसको रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, कृषि उपयोग में यह मिट्टी की शुद्धता बनाता है और उर्वरक भी बना देता है, क्योंकि यह जल का अवशोषण कर सकता है। अतः भूमि की जल ग्रहण क्षमता में भी वृद्धि कर सकता है। तो फ्लाई ऐश का इतना यूज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी सीमेंट भट्टियां हैं, यहाँ जो अपशिष्ट है इसका सह प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल विकल्प के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो यह जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के अलावा कार्बन प्रदूषकों को भी कम करता है। जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के साथ साथ कार्बन प्रदूषकों को भी कम करता है। पहला सही है। यह लागत प्रभावी कुशल पर्यावरण हितैषी तकनीक है। लागत प्रभावी नहीं कहा जा सकता। ये अपशिष्टों को हरित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, हमें देखना है। पहला कह रहा है कि इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई। सही है। कह रहा है नया सूचकांक 3 संकेतकों पर आधारित है। गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 संकेतकों नहीं 8 संकेतकों पर आधारित है। अगला कह रहा है कि तकनीकी अध्ययन IIT कानपुर द्वारा दिया जाएगा। ये भी सही है। इसमें IIT कानपुर का अहम रोल है और यह एक संख्या, एक रंग और निरूपण करता है। ये भी सही है। तो यह सूचकांक जो है 8 प्रमुख प्रदूषकों की माप करेगा, जिसमें PM10 और PM2.5 है। पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5। दूसरा NO2 है, SO2 है, O3 ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 है और सीसा। 8 प्रमुख प्रदूषकों को ये इंडेक्स जारी करेगा और शहरों की एयर क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है असत्य देखना, कौन सा असत्य है। पहला कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट तापीय विद्युत ग्रहों से जो गर्म जल निकलता है इसको निकायों में छोड़ने से इसमें विलयित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सही है। दूसरा कह रहा है कि जल की उच्च जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो BOD होती है
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रदूषण का स्तर अधिक होने का संकेत होता है, ये भी सही है। और कम विलयित ऑक्सीजन डिजॉल्व जल प्रदूषण का स्तर अधिक होने का संकेत देता है, ये भी सही है। जब DO अधिक होगा तो जल प्रदूषण अधिक होगा। फिर कह रहा है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD का जल प्रदूषण के स्तर से कुछ लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो DO जो है ताप विद्युत ग्रहों से निस्तारित गर्म जल के कारण विभिन्न जीवों की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन का अधिक उपयोग होता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन में कमी आती है। अधिक BOD से क्या मतलब है, अधिक शैवाल या अन्य जलीय जीव के लिए कम मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, इससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। और जो जलीय जो जलीय निकाय है वहाँ प्रदूषण फैल जाता है, यह एक प्रकार का प्रदूषण का संकेतक होता है। COD क्या करता है, यह जल की गुणवत्ता मापने की उपयोगी विधि है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका उपयोग अप्रत्यक्ष तौर पर जल में कार्बनिक यौगिकों की मात्रा मापने के लिए किया जाता है और इसको मिलीग्राम पर लीटर में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे ppm पार्ट्स पर मिलियन से भी संबोधित किया जाता है। अगला कह रहा है कि इसमें कौन ई कचरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। बेरियम है, ये भी ई कचरे में आएगा। बेरिलियम भी ई कचरे में आएगा। कैडमियम भी ई कचरे में आएगा और हेक्सावेलेंट क्रोमियम भी ई कचरे में। आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप प्लवक में कमी का क्या परिणाम होगा। पहले करा कि वातावरण में CO2 में वृद्धि हो जाएगी, सही है। दूसरा कह रहा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो जाएगी, ये गलत है। अगर पादप प्लवक कम होगा तो CO2 में वृद्धि होगी, न कि कमी होगी। फिर कह रहा कि कार्बन साइकिल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है। और जलीय खाद्य संजाल में कोई जो एक्वाटिक फूड वेब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसके द्वारा जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या करते हैं कि CO2 को ग्रहण करते हैं और जब फाइटोप्लैंक्टन की कमी हो जाएगी तो महासागरों में जो CO2 स्थिरीकरण है इसमें भी गिरावट आ जाएगी और वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही यह वैश्विक कार्बन साइकिल को भी प्रभावित करेगा और जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में परिवर्तन के कारण क्या होगा, महासागरों का जो खाद्य जाल है वो भी प्रभावित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा जैव संकेतक बायो इंडिकेटर है जो जल प्रदूषण का पता लगाने में प्रयोग किया जा सकता है। पहला कॉलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति, सही है। गेहूं, रोहू जैसी मछलियों द्वारा अपने वास स्थल से चले जाना, अगर रोहू जैसी मछलियां अपने हैबिटाट से चली जाएंगे तो ये भी जैव संकेतक जो है जल प्रदूषण को इंडिकेट करेगा। और डायटम और इकार्निया की प्रचुरता, ये भी सही है। तो कुछ पादप और जानवर ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत मिलता है, जिन्हें हम जैव संकेतक कहते हैं। मतलब कि ये बताते हैं कि पर्यावरण स्वस्थ है या नहीं। इसमें कॉलीफॉर्म की उपस्थिति जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का संकेत करती है। ये इसके लिए क्या होता है, जो BOD है उसकी डिमांड अधिक होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि वातावरण प्रदूषित है। दूसरा, रोहू और कतला जैसी जो मछलियां हैं ये अपना हैबिटाट छोड़कर चले जाते हैं और आवास के नष्ट होने का ये संकेत देते हैं, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा,
डायटम और इकोनिया की प्रचुरता, जब इनकी अधिकता होती है तो भी यह जल प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तापीय प्रदूषण का स्रोत है? पहला, परमाणु विद्युत संयंत्र। दूसरा, कोयला आधारित संयंत्र, ये भी सही है। और तीसरा, बायोगैस। बायोगैस सही नहीं होगा। इसमें क्या होता है, तापीय प्रदूषण में क्या होता है कि इन दो प्लांटों से जो गर्म जल निकलता है, इसको वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है, वहाँ से तापीय प्रदूषण होने लगता है। तो आंसर ए हो जाएगा। तो कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे जल की गुणवत्ता में कमी होती है या जल के आसपास के तापमान में परिवर्तन होता है, तापीय प्रदूषण कहते हैं। तापीय प्रदूषण का जो सर्वमान्य कारण क्या है कि विद्युत संयंत्रों और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जल का शीतलक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह जलीय निकाय में छोड़ दिया जाता है। दूसरा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्पादन प्रक्रिया में निकट के जलाशयों में जल का उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा रासायनिक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है जो तंबाकू के धुएं यानी सिगरेट में पाया जाता है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन तंबाकू में होता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी होता है और साइनाइड ये भी होता है। आंसर डी हो जाएगा। तो जब हम तंबाकू खाते हैं या पीते हैं तो उसके धुएं में 4000 से अधिक रसायन होते हैं और इनमें कम से कम 69 रसायन जो है कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनमें निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड मेन